नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले सबसे खबर में हम आपको बताएंगे कि युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। पीएम पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 1.48 करोड़ रुपए की घोषणा। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे मुद्रा योजना की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हुई। एमएसएमई को 100 करोड़ तक का लोन। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री से की बात, यूक्रेन पर बोले हम शांति के समर्थक। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी बोले हम विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहे। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान, ऐसे मिलेगा 300 यूनिट की फ्री बिजली का फायदा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। पीएम पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 1.48 करोड़ रुपए की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 घोषणा करते हुए बताया कि युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें रोजगार, कुशलता और अगले 5 साल के लिए स्कीम के तहत ये घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 13 लाख युवा रोजगार की ओर अग्रसर है, इसलिए सरकार बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल उन्होंने 2 लाख करोड़ का एक पूरा आउटल बताया। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ की घोषणा कर दी। बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, भारत में महंगाई कंट्रोल में है। इसके साथ उन्होंने कहा कि बजट के जरिए रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगे और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री से की बात, यूक्रेन पर बोले हम शांति के समर्थक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्समबर्ग के अपने समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन से बात की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता के समर्थक है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फ्रीडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। लक्समबर्ग के पीएम फ्रीडेन ने यूक्रेन में संघर्ष समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि पीएम फ्रीडेन ने संघर्ष की खात्मे और शांति एवं स्थिरता को शीघ्र बहाल करने में भारत की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फ्रीडेन के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई और उन्होंने व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र समेत भारत लक्समबर्ग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश बनने के लिए नाते हम क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। वहीं फ्रीडेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर उनकी सार्थक बातचीत हुई और उन्होंने भारत को अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने घनिष्ठ संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। हमने साझा हितों को भू राजनीतिक मुद्दों, शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए अपने लक्ष्य पर भी चर्चा की। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ रही है भूमिका, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत इकलौता देश जहाँ संस्कृति विरासत इतनी संपन्न, यूनेस्को समिट में बोले भारत के राजदूत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूनेस्को के वार्षिक समिट में भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वीर शर्मा ने अपने संबोधन में देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से संस्कृति महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा है। विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक में यूनेस्को ने विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों को प्रबंधन करने और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेते हैं। विश्व धरोहर समिति सत्र का उद्घाटन रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में हुआ। ये अहम समिट 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक महाशक्ति है। उन्होंने कहा भारत में संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार और संस्कार से संस्कार, जहाँ संस्कार सिखाया जाने परंपरा रही है। भारत की संस्कृति दुनिया के लिए एक संदेश है और यही संदेश भारत की विरासत है। इस बीच यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली यह विश्व धरोहर समिति यह हर भारतीय परिवार का हिस्सा है। यह सभी
का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विरासत के संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसलिए न केवल भारत में बल्कि दुनिया के देशों में विरासत संरक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि भारत की संस्कृति दुनिया के लिए संदेश है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक चुनौतियों के बीच 7% जीडीपी दर भारत के लिए मुमकिन, मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना मुमकिन है। हालांकि इस साल की शुरुआत के मुकाबले अब यह लक्ष्य पाना चुनौतीपूर्ण हो गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने सोमवार को यह बातें कही। नागेश्वर ने कही कि जब जनवरी में हमने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7% तय किया था तब हमें आर्थिक आत्मविश्वास था, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां बदल गई। हालांकि हमें अभी भी लगता है कि 7% विकास दर हासिल हो सकती है और हम अधिक सावधान नहीं। बड़े ऐलान, किसान सम्मान निधि में हो सकता है इजाफा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसान सम्मान निधि से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक बढ़ने के ऐलान हो सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने संसद में सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें किसानों को लेकर कई बड़ी बातें हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया कि धान, गेहूं, बाजरा, दलहन और तिलहन पैदा करके छोटे किसानों का आय नहीं बढ़ाया जा सकती है, बल्कि उन्हें उच्च मूल्य वाली कृषि जैसे फल और सब्जियां, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और भैंस के मांस की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि कृषि मंत्री का आर्थिक सर्वेक्षण कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है और पिछले 5 वर्षों में यह औसतन 4.18% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। किसानों की आय बढ़ने में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है। दोहन करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बढ़ सकती है कि सभी सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 6,000 रुपए जो 3 किस्त में अकाउंट में आते हैं। सरकार इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर सकती है। हालांकि सरकार इस बार किसानों को आय दुगुना फोकस कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि किसानों के लिए मोदी सरकार ले रही है कई अहम फैसले तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की चौकी और वीडीजी के घर पर हमले की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू रीजन में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहे। सोमवार तड़के आतंकियों ने राजौरी जिले में एक सैन्य चौकी और ग्राम रक्षा दल सदस्य यानी कि वीडीजी के आवास में हमले की कोशिश की। इसे सेना ने नाकाम कर दिया। इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया। इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडीजी का रिश्तेदार घायल हुआ। व्हाइट नाइट कॉर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राजौरी के गोंधा इलाके में आतंकियों ने वीडीजी के सदस्य के घर पर तड़के 3:10 पर हमला किया। पास में मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी का खतरा होने से डर का माहौल है। एक स्थानीय महिला ने कहा कि हम इस हमले से भयभीत है। यह इलाका शांतिपूर्ण था। सालों बाद इलाके में आतंकी वारदात हुई है। सोमवार को हुआ आतंकी हमला हाल के दिनों में जम्मू रीजन में 14वीं घटना है। इसमें 2 अधिकारी सहित 10 जवान शहीद हुए।
9 तीर्थ यात्रियों की जान गई है, 58 अन्य घायल हुए हैं, 5 आतंकी मारे गए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रावण मास में काशी आने वाले भक्तों को ना हो कोई परेशानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रावण मास के दौरान काशी आने वाले बाबा के भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उन्हें किसी भी दशा से परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रमुख शिवालयों सहित पूरे शहर में चौक चौबंद साफ सफाई के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था की जाए, साथ ही सुरक्षा सहित यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सर्किट हाउस सौभागर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ श्रावण मास की व्यवस्था एवं विकास परियोजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं के निस्तारण में पूरी तत्परता बरतते जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इसमें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पारदर्शिता अवश्य हो। उन्होंने शासन के जन कल्याणकारी योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने पर खास जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रह पाए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजना को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजना को समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को शीघ्रता से शुरू कराए जाने के लिए कहा। रामनगर पीएसी में 200 बेड बैरक निर्माण कार्य में प्रगति संतोषजनक न होने पर संबंधित जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही तेजी से कराए जाने का आदेश दिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रावण मास के श्रद्धालुओं के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। देश के सपनों को सिद्धि करेगा ये बजट, संसद सत्र से बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 12 अगस्त तक चलने वाला इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। यह आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहे विवाद पर भी संसद में हंगामा हो सकता है। यह तय माना जा रहा है कि इस मुद्दे को विपक्ष में उठाएगी। कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रमोद तिवारी इस मुद्दे पर नोटिस देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की दुकानों पर मालिकों के नाम और नंबर लिखने जाने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देशवासियों के लिए होगी कई सारी अहम खुशखबरियां, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। खुशी और गर्व की बात, प्रधानमंत्री मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड 2024 में भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन की सराहना की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि IMO में भारत के असाधारण प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की, जहां देश ने अपने सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान हासिल किया। रविवार को ब्लॉगिंग साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया कि यह बेहद खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट में लिखा गया कि हमारे दल ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। यह उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। भारत की 6 सदस्यीय छात्र टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड किंगडम के साथ ही आयोजित 65वें IMO में भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 सम्मानजनक उल्लेख प्राप्त करके विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। 2024 तक भारत के पिछले सर्वश्रेष्ठ IMO 1998 और IMO 2001 में 7वीं रैंक थी। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की शुभकामना दी। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर लहरा रहा है, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को दी नसीहत, पीएम के भाषण के समय सदन में हंगामा और व्यवधान उचित नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के समापन के बाद बताया कि संसद को सुचारू ढंग से चलाना सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से संसद को सुचारू ढंग से चलने देने की अपील करते हुए कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया था, वह संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं था।
जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन और देश को सुनना चाहिए। कोई भी सांसद जब बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए। किरण रिजिजू ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा को मिलाकर कुल 44 राजनीतिक दलों से 55 नेता शामिल हुए। नेताओं ने बजट सत्र को लेकर कई अच्छे सुझाव भी दिए। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि आने वाले बजट में देशवासियों के लिए आने वाली कई अहम खुशखबरियां, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में आतंकियों से निपटने को सेना ने तैयार किया प्लान, इलाके में तैनात किया 500 पैरा कमांडो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आतंकियों ने पिछले कुछ वक्त में जम्मू के कई इलाकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने करीब एक दशक बाद कश्मीर की घाटी के बजाय जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हमले किए हैं। जम्मू इलाके में घुसपैठ कर चुके आतंकियों से निपटने के लिए सेना के जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है और इलाके में 500 पैरा कमांडो तैनात किए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना अब आतंकवादियों से निपटने के लिए जम्मू क्षेत्र में अपने सैनिकों को फिर से तैनात कर रही है। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में प्रशिक्षित आतंकवादियों की तलाश के लिए लगभग 500 पैरा कमांडो तैनात किए। जम्मू क्षेत्र में सक्रिय सभी आतंकवादी ज्यादातर पाकिस्तानी जो अपने स्थानीय गाइड और सपोर्ट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। ये आतंकी जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों वाले छोटे छोटे ग्रुप में 50 से आतंकवादी स्थानीय लोगों की मदद से काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र में सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी अब घुसपैठ और प्रयासों से निपटने के लिए क्षेत्र में अपनी खुफिया और काउंटर टेरर ग्रिड को मजबूत कर रही है। अब क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों की जांच की जा रही है, जिससे काउंटर टेररिस्ट ग्रिड के दूसरे स्तर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर करेगी सफाई, तो वीडियो जिला को कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लहराया परचम, तो एलन मस्क भी हुए गदगद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बादशाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब दुनिया में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता है। इस बीच मशहूर अरबपति और एक्स के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्स पर दुनिया में सबसे अधिक फॉलोअर वाले नेता बनने पर बधाई दी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने टैग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया मंच एक्स पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता बनने पर शुक्रवार को बधाई दी। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर बधाई। सोशल मीडिया मंच एक्स पर 10 करोड़ फॉलोवर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा था कि एक्स पर 10 करोड़ फॉलोवर इस जीवंत माध्यम पर आकार और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना तथा बहुत कुछ का हिस्सा बनकर खुश हूँ। भविष्य में भी इसी प्रकार से लोगों से जुड़े रहने को उत्सुक हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने फिर आग दिखाई तो मारक प्रहार करेगी सेना की एविएशन कोड, दुश्मन के हर चाल पर रहती है पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करने वाली भारतीय सेना की एविएशन कोर अब आक्रामक भूमिका में आ चुकी है। पाकिस्तान ने फिर आग दिखाई तो यह घायलों को निकालने और तोपखानों पहुंचने के साथ यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाने से नहीं चूकेंगे। कारगिल के 25 साल के बाद अब सेना की एविएशन कोर लद्दाख में कई गुना मजबूत हो चुकी है। भारतीय सेना के बड़े में एडवांस हेलीकॉप्टर लांसर एवं रुद्र अब दुश्मन पर मारक प्रहार करने की इसकी क्षमता रखते हैं। निकट भविष्य में कोर में शामिल हो रहे AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भविष्य की चुनौती के संदर्भ में हमारी तैयारी को मजबूती देगा। सेना ने जोधपुर में अपना पहला अपाचे अटैक स्क्वाड्रन बनाया है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलीबारी के बीच कोर के साहसी पायलटों ने 18,000 फीट ऊंची चोटी पर 2500 से अधिक उड़ानें भरी थी। ये हेलीकॉप्टर हर समय दुश्मन की निगरानी में भी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर भरोसा है, आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना एक एक आतंकवादी को चुनकर मारेगी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, एडवांस जहाजों का बेड़ा रखेगा दुश्मन पर नजर, सरकार खर्च करेगी 70,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना दिनों दिन आधुनिक होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ रक्षा मंत्रालय का है। मंत्रालय लगातार नौसेना को एक से एक बढ़कर अत्याधुनिक जहाज मुहैया करा रहा है ताकि दुश्मन से लोहा लिया जा सके। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए वॉरशिप या युद्धपोतों
निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में नौसेना के लिए नीलगिरी क्लास के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन अत्याधुनिक युद्धपोतों का भी निर्माण किया जाएगा।